बेटा अभी तक हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे सस्पेंशन पे। थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो जल्दी जल्दी करना। अपने अपने मॉड्यूल को ओपन कर लो प्लीज। और अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे को बताया वो वैसे मॉड्यूल ओपन कर लो अपने अपने, सबके पास होगा एटलीस्ट। तो थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली है कुछ नहीं, मैं इसमें लिखाऊंगा नहीं, आप एक बार देख लेना और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी थ्योरेटिकली सब हर चीज लिखा हुआ है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल ओपन कर लेना अपना, पेज नंबर 22। ओके, सर पेज नंबर 22। यार अपनी वीडियो ऑन करके रखा करो तुम सब यार, पता नहीं क्या करते रहते हो। सर चेहरा खराब है। हाँ तो खराब है तो क्या हो गया, हम लोगों का क्या अच्छा है क्या? सस्पेंशन की बात करते हैं। तो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है आपको मैं बताऊं। जैसे एक सोल्यूशन होता है, मान लो तो सोल्यूशन में पहले था हमारा सॉल्वेंट, राइट। तो सबसे पहले था सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या डाला गया? सॉल्वेंट में मिक्स किया गया सोल्यूट। ठीक है, जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिक्स किया गया तो उसने बनाया एक सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन जो होता है ना, आपके सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है, मैंने बताया था जैसे मान लो होमोजीनियस सॉल्यूशन है या होमोजीनियसली कोई भी सॉल्यूशन है, तो या फिर जैसे मान लो मिक्स्ड सॉल्यूशन है, एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन स्टार्ट में डिस्कस किए थे। तो बेटा सोल्यूशन का मतलब ये होता है, एक प्योर सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट के बीच में जो स्पेस खाली है ना, उस स्पेस में सोल्यूट भर जाए और सोल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश ना किया जा सके। इनफैक्ट उसको माइक्रोस्कोपी की सहायता से भी हम डिस्टिंग्विश ना कर सके कि सोल्यूट अलग है और सॉल्वेंट अलग है। इज इट राइट और नॉट? यस सर। यस सर। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को कभी भी डिस्टिंग्विश ना किया जा सकते, दैट इज अ प्योर सॉल्यूशन। और उसमें जो सोल्यूट होते हैं वो सॉल्वेंट की जो स्पेस होती है उसके अंदर भर जाते हैं। और मैंने आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब या सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पार्टिकुलर टाइप या किसी भी पार्टिकुलर एरिया को आप कंसिडर करो, उस पार्टिकुलर एरिया में हर जगह कंडीशन सेम होती है। आपको मैंने स्टार्ट में शायद इस बारे में डिस्कस करने की कोशिश की थी। यस सर, वॉइड वगैरह बताया था। हाँ, आपको आप किसी भी पार्टिकुलर एरिया में अगर आप कंसंट्रेशन को चेक करो या फिर आप पार्टिकुलर एरिया में उस पार्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ या मोल्स ऑफ सोल्यूट कंसिडर करने की कोशिश करो या चेक करने की कोशिश करो। अब तो मोल वगैरह के बारे में जानकारी हो गई है तो आप उसके मोल की भाषा में भी कह सकते हो कि उस पार्टिकुलर एरिया में अगर आप मोल को कंसिडर करो या कैलकुलेट करो तो नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वो पार्टिकुलर एरिया में सेम आनी चाहिए, एरिया या वॉल्यूम में सेम आनी चाहिए, राइट। तो वो होता है हमारा एक प्योर सोल्यूशन। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, और उसमें क्या आप अगर आप उसको जज करने की कोशिश करो, मतलब ये हुआ कि सोल्यूट पूरे पूरे सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। यस सर। मतलब सॉल्वेंट में जो स्पेसेस हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मली आपका सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं सही बोल रहा हूं ना एक प्योर सोल्यूशन के लिए? यस सर। यस सर। होप समझ में आ रहा होगा। अगर अभी आपने कोई सोल्यूट मिलाया और ये सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ना हो करके, यानी कि उसमें मतलब मिक्स ना हो करके, उसमें उसकी प्रॉपर फिलिंग ना हो करके हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाए, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर उसके पास पार्टिकल साइज बड़ा है तो वेट ज्यादा होगा, और आपने अगर सोल्यूट डाला और वो सोल्यूट जा करके सीधे नीचे बैठ जाए, मतलब इस पे अगर नीचे सस्पेंड हो जाए, अगर वो तो सेटल डाउन, हाँ सेटल डाउन हो जाए या नीचे सस्पेंड हो जाए, ऐसी कंडीशन को कहते हैं सस्पेंशन हो जाना। तो आपके बुकलेट में भी है, हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल ऑफ सोल्यूट स्प्रेड थ्रू आउट ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सस्पेंशन। मतलब इनसॉल्युबल हो जाए और उसमें वो एक तरीके से बस सेटल डाउन हो जाए वो, और द पार्टिकल साइज इन ए सस्पेंशन इज मोर देन 10 to the power -5 centimeter, the particle have a tendency to settle down at the bottom of the vessel and can be filtered out
because their size is bigger than the size of the pores of the filter paper. बात समझ में आई? या एक्सप्लेन करो? सर सीधा सीधा लिखा है, एक्सप्लेन होने की जरूरत ही नहीं है। पार्टिकल साइज बड़ा होना चाहिए 10⁻⁴ सेंटीमीटर से। पार्टिकल हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन, नीचे बैठने की टेंडेंसी होनी चाहिए एट द बॉटम ऑफ द वेसल एंड कैन बी फिल्ड आउट and can be filtered out because their size is bigger than the size of the pores of the filter paper, because जो filter paper के pores होते हैं उसकी size से उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको फिल्टर किया जाता है। यार छन्नी में अगर आप छान रहे हो चाय को, अगर चाय का जो पार्टिकल है अगर उसका साइज उस छन्नी के जो पोर्स है उससे ज्यादा नहीं होगा तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा ना। ये बात समझ रहे हो या फिर ऐसे ही जा रहा है? नहीं हो पाएगा। अगर आप चाय छान रहे हो तो ऑब्वियसली उसका पास हो जाएगा उसके पोर्स पे। हाँ, तो पास नहीं हो पाए, मतलब पार्टिकल अगर पार्टिकल साइज बड़ा है ऐसी कंडीशन में ही उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। मडी वाटर इन विच द पार्टिकल ऑफ सैंड एंड क्ले आर सस्पेंडेड इन द वाटर। दूसरा एग्जांपल है स्लैग लाइम सस्पेंशन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग एज पार्टिकल ऑफ स्लैग लाइम सस्पेंडेड इन द वाटर। दोनों एग्जांपल बहुत पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सस्पेंशन में, हाँ बोलो सर। स्लैग लाइम मतलब क्या होता है? यार तो कैल्शियम वाला जो सॉल्ट होता है जो वाटर में, आपने यार क्लास 6-7 में भी तो शायद स्लैग लाइम के बारे में बात की हो गई होगी एटलीस्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर वगैरह के बारे में बात नहीं की गई? यस हाँ सर हाइड्रोक्साइड ये सब तो कुछ नहीं है पता। हाँ सर नहीं था। स्लैग लाइम वगैरह नहीं सर बताया नहीं क्या? पता, सर नहीं बताया गया सर नहीं बताया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह तो पढ़ा है सर, लेकिन ये स्लेग लाइम नाम नहीं पता। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये सब तो पढ़ा है। मैं नाम बताऊं? ये सर ये वाला लाइन नाम नहीं पढ़ा। सर क्या कर सकते हैं सर, स्कूल ने नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। सर स्कूल में तो क्वेश्चन आंसर रखते हैं बस। ठीक है। तो स्लैग लाइम जो होता है ना, स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। दिस इज अ बेस एक्चुअली। तो अगर इसको सोल्यूशन में डालते हैं एक्वस सोल्यूशन में तो ये OH- आयन में टूट जाता है। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि एसिड और बेस जो होते हैं वो जब तक उसको हम एक्वस सोल्यूशन में नहीं डालते हैं तब तक वो अपनी एसिडिसिटी या बेसिसिटी को शो नहीं करते हैं। यस सर पता है। पता है? पक्का पता है? हाँ सर। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मेरे को पता है नहीं क्या। तो वैसे एसिड बेस साल्ट अभी चैप्टर तो आएगा आपके 9th में शायद नहीं है ना, 10th में है। तो 9th में आएगा आई थिंक। IGS वालों के लिए तो आएगा ही, उसमें है ये सब चीजें। तो जो स्लैग लाइम होता है ना, इसको एक बेसिक फॉर्मेट होती है। इसमें लिखा है स्लैग लाइम सस्पेंशन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग एज पार्टिकल्स ऑफ द स्लैग लाइम सस्पेंडेड इन द वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसका जो आपने घर में चूना पत्थर वगैरह, चूना की पुताई वगैरह करते हुए देखा होगा यार, दीवालों पे करते हैं ना पुराने समय में। तो मान लो प्लास्टिक पेंट वगैरह हो गए, लेकिन उस वक्त जब मतलब पेंट वगैरह करते थे ना एक वॉल्स पे या फिर कहीं भी पेंट करने के लिए, तो ज्यादातर यूज किया जाता था यही सब स्लैग लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट का जो वो जो फॉर्मूला था। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया था, वो एक सॉलिड पार्टिकल होता था, उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसको यूज करते थे मतलब पुताई वगैरह के लिए। तो एक तरीके से पेंटिंग के लिए पहले वही सब चीजें यूज होती थी। अभी तो प्लास्टिक पेंट वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो उसको मतलब प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसे मान लो अभी तो पॉलीमर की लेयर होती है आपके पास। जो प्लास्टिक पेंट होता है उसके ऊपर पॉलीमर की लेयर होती है। जब आप उसको चढ़ाते हो तो वो ऑब्वियसली जो पूरी लेयर होती है उसके ऊपर आ जाती है। जब आप वाटर वगैरह डालते हो तो वो वाटर की वजह से वो फिल्टर आउट नहीं होता या फिर वो धुलता नहीं है। लेकिन पहले आप चूना पत्थर वगैरह ही यूज करते थे, तो उसको वाटर में डिसॉल्व करते थे, फिर वो एक व्हाइट कलर का सोल्यूशन बन जाता था। जब वो व्हाइट सोल्यूशन बन जाता था तो वो एक तरीके से चूना उसमें मतलब वाटर के अंदर पूरा वो डिसॉल्व नहीं होता था। वो बस एक तरीके से वो बस हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बनाता था। तो उसको अपने किसी भी ब्रश पे लेते थे और उसको फिर व्हाइट वॉश करते थे अपने जो वॉल वगैरह थी। अपने कभी ना कभी यार कहीं, जैसे मान लो आजकल के जो ये कॉम्प्लेक्स वगैरह बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं ना, सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह जो आसपास हमारे जहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट की चीजें होती है उसमें आज भी वही चीजें की जाती हैं क्योंकि वो पैसा खर्च करने नहीं आते और ये सस्ता आता है। तो प्लास्टिक पेंट आज भी गवर्नमेंट की जितनी भी या फिर गवर्नमेंट के किसी, आप रेलवे वगैरह के डिपार्टमेंट में रहते हो, अगर आप रेलवे के डिपार्टमेंट में रहते हो तो वहां पर भी जो वॉल्स पे पुताई की होती है आप उसको देखना, वो नॉर्मली वो बस चूना पत्थर वगैरह से की होती है।
तो स्लैग लाइन को क्या करते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा स्लैग लाइन क्या करता है, वो नीचे की तरफ सस्पेंड हो जाता है। तो फिर बाद में इसको हम फिर से मतलब हिलाते हैं, और जब सेक करके फिर वो एक तरीके से फिर उसको घुमाते हैं, कुछ देर के लिए ब्रश में आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसको छोड़ते हैं ना, फिर से वो सस्पेंड हो जाता है नीचे की तरफ। तो और अगर वो थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको छोड़ के रख दो ना, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ बस वो जम जाएगा। और अगर आप कहीं आपने धूप में रख दिया, तो पता चलता है कि स्लैग लाइन नीचे जमा हुआ होता है कुछ टाइम के बाद, और वाटर उसका वेपराइज हो जाता है। आपने कभी देखा होगा बाल्टी वगैरह में, अगर आपने किसी पैकेट में लेके अगर व्हाइट वॉश करते देखा हो, तो व्हाइट वॉश करते हैं, उसके बाद अगर उसको आप रख दो कहीं पे किसी मतलब ऐसे एनवायरमेंट में रख दो जहां पर लगातार सनलाइट आती है, तो उसका जो वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एज इट इज मेंटेन रह जाता है। मतलब जो भी उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सअप है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, तो वो एज इट इज मेंटेन रह जाता है। तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक किसी को। ओके सर। नो सर। ठीक है, तो वही होता है स्लैग लाइन। तो अभी व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या क्या सर अब यूज नहीं होता है। अरे यार यूज किया जाता है, जो गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते होंगे या जिनके पापा कहीं गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, रेलवे में रहते होंगे, रेलवे के अपार्टमेंट वगैरह में। सर मेरे पापा के हॉस्पिटल में अभी भी ऐसे ही होता है। हाँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करना चाहती कि वो प्लास्टिक पेंट्स या फिर पॉलीमराइजेशन से वो करे उस चीज को प्रोटेक्ट, क्योंकि आजकल जो हमारे पास पेंट अवेलेबल है उसमें पॉलीमराइज मटेरियल होते हैं कई सारे, तो वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन पहले नहीं था ऐसा, उसको थोड़ी देर बारिश होगी पता लगा वो धुल गया। तो हर साल मतलब कोई गांव में रहता हो तब भी देखना कि गांव में पहले कच्चे घर होते थे, तो कच्चे घर में भी वो स्लैग लाइन वगैरह ही यूज किया जाते थे, वो तो बाहर से खींचने के लिए। तो बाद में, और ये हर साल जब भी दीपावली आती थी तो हर साल इसकी व्हाइट वॉशिंग की जाती थी। उसका रीजन यही था कि वो इजिली धुल जाता है वाटर से, राइट। अब नहीं पता यार आप लोगों का कि आप लेकिन देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैंने सब मिट्टी के घर में लगता है। सर मेरे घर के पीछे किया गया है सर व्हाइट वॉश। यस सर, सर देखा है सर, दीपावली पे वो लगता है। सर हमारे गांव में भी हर साल होता है। ठीक है सर क्या इसको हिंदी में कलाई कहते हैं? क्या यार, हिंदी तो मेरे को नहीं पता। हाँ कल ही बोलते। यस सर वही कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सस्पेंशन, बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत चीजें करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सस्पेंशन में आपने पढ़ सकते हो, द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन द डायमीटर। जो डायमीटर होगी उसकी 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, मतलब पार्टिकल साइज कुल मिला के बड़ा होना चाहिए। जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन में उसमें जो भी हमारे पास पार्टिकल होगा वो सस्पेंड होने के लिए वेट उसके पास होगा। मेरा मतलब ये है कि जो आपने मिलाया हुआ है सोल्यूशन के अंदर, जो भी सस्पेंशन पार्टिकल मिलाया है, तो एक तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बना रहा है, दूसरी बात उसमें सस्पेंशन होने की क्वालिटी है, और सस्पेंशन होने की क्वालिटी तभी होगी जब उसके पास वेट ज्यादा होगा और उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब साइज जिसका बड़ा होता है उसका वेट तो ज्यादा होता है ना, तो ऑब्वियसली जब डायमीटर ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, तो उसके पास वेट भी ज्यादा होगा। तो वेट ज्यादा होगा तो वो नीचे सस्पेंड होने की क्वालिटी उसके अंदर होगी। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी अभी तक। आगे है अगला ऑप्शन है, अभी द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कोई फिल्ट्रेशन बताएगा क्या होता है मेथड? यार ये भी क्लास 6 का है यार, फिल्ट्रेशन मेथड। किसी को फिल्ट्रेशन मेथड नहीं पता है? But am I audible or you are not? हाँ? Wait. हेलो सर शुक्ला रुक जाओ यार। Am I audible? यस सर। यस audible. बोलो, फिल्ट्रेशन वगैरह पता है ना? सर शुक्ला यस सर पता है सर। फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर क्या बताना। अगर सबको पता है कोई बात, किसी को ना पता हो तो कोई एक बता दो यार। किसी को नहीं पता है क्या? पता है। तो 6th क्लास में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। सर ये तो बताएं। Good. The particle of the suspension settle down when the suspension is kept undisturbed. अगर उसको undisturbed किया जाएगा, अच्छा मैंने अभी यही बताया था आपको कि उसको सेक करके ब्रश में लाने के लिए या ब्रश में चिपकाने के लिए जब आप व्हाइट वॉश करते हो ना, तो बार बार उसको सेक किया जाता है। अब अगर देखा है किसी ने व्हाइट वॉश करते हुए, तो जब उसको जैसे ही सेक कर देते हैं ना, वो तुरंत फिर से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता है, और जल्दी से उसको ब्रश में लेके फिर से उसको पेंट करते हैं। फिर से जब दोबारा उसको लेने की कोशिश करते हैं तो फिर से उसको सेक करते हैं।
तो जब आप उसको अनडिस्टर्ब कर दोगे ना, मतलब डिस्टर्ब नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो सस्पेंड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो मान लो बकेट 2 मिनट के लिए नीचे रख दी और किसी ने मान लो व्हाइट पास करना स्टार्ट कर दिया, तो 1 मिनट के बाद पता चला कि वो फिर से नीचे सस्पेंड हो गया था, फिर से उसको जल्दी से सेक करते हैं, तो फिर से वो डिस्टर्ब हो करके और फिर से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब अनडिस्टर्ब्ड रखोगे उसको तो वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, राइट? कोई किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। आ गया। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस इन नेचर, ऑब्वियसली वो हेटेरोजेनियस है, अगर होमोजेनियस होता तो बात ही क्यों करते। More scattering takes place in the suspension because of bigger size of the particle. Scattering मतलब the scattering क्या होता है? फैल जाना। सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर फैल जाना। ठीक है। उसके बाद आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन पे। सस्पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मैंने आपको डीपी भेज दिया है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे को बताना बाद में। एक्सक्यूज मी सर। जी भैया बताइए। सर ये लास्ट वाली लाइन आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, 5th वाला पॉइंट था क्या? सर मोर स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन सस्पेंशन से वाली लाइन। बेटा जब ज्यादा बड़ा साइज होगा तो एक दूसरे से वो दूर दूर भागने की कोशिश करेगा, ज्यादा दूर रहेगा, ऑब्वियसली बात है। और स्कैटरिंग तो यार बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में तो एटलीस्ट सबने पढ़ा हुआ होगा यार। यस सर। लाइट, स्कैटरिंग लाइट ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का फैल जाना, तो पार्टिकल की स्कैटरिंग का मतलब पार्टिकल का फैल जाना। तो ऑब्वियसली अगर उसके बड़े साइज होंगे तो उसके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होंगे और उसके बाद वो दूर फैलने की मतलब कैपेबिलिटी उसके अंदर होगी। तो सस्पेंशन जो भी है आपका उसके पास स्कैटरिंग अच्छी होती है। तो कोई प्रॉब्लम और है तो बता दो, अगर अभी है तो। नहीं तो बाद में सर चीज पूछनी है सर। सर वाटर सस्पेंशन होता है क्या? सर अगर सैंड और वाटर को मिलाएंगे तो सस्पेंशन नहीं होगा ना? किसमें? अगर सैंड को वाटर में मिलाएंगे तो सस्पेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट तो हो जाएंगे। सर कोलॉइडियल होगा। कोलॉइडियल होता है, कोलॉइडियल तो और छोटा होता है। अरे सुनो सुनो एक मिनट। सस्पेंशन में वो अगर आप डिस्टर्ब करके रखोगे ना तो पार्टिकल जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं और साइज बड़ा होता है, जिसका भी साइज बड़ा होगा वो नीचे सस्पेंड हो जाएगा और जिसका साइज बड़ा नहीं होगा वो सस्पेंड नहीं होगा। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब करके रखते हो तो वो एटलीस्ट वो नीचे सस्पेंड तो हो ही जाएगा। और आप कोई भी मटेरियल लेते हो, इनफैक्ट जैसे शुगर वगैरह भी आप डिसॉल्व करते हो, कुछ देर के लिए सस्पेंशन तो उसमें भी होता है अगर वो डिसॉल्व नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन सोल्यूशन जिस वक्त मिल जाता है उस वक्त वो प्रॉपर होमोजेनियस सोल्यूशन की तरह से हो जाता है। ठीक है सर आप थर्ड वाला पॉइंट फिर से बता सकते हैं क्या? थर्ड वाला पॉइंट सर इसका फिर से बता सकते हैं सर? सस्पेंशन थर्ड वाला पॉइंट सर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन सर, ये वाला पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन सेटल डाउन वाला। यस सर, थर्ड पॉइंट इसका सर ये। अच्छा बेटा देखो, मान लो ये वाला हमने अभी ये वाला एग्जांपल दिया, ठीक है? अब इस वाले एग्जांपल में मैंने कहा क्या कि जैसे सोल्यूट डालोगे, अब सोल्यूट डालने के बाद ये क्या करेगा, नीचे की तरफ सस्पेंड होने की कोशिश करेगा अगर आपने इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, आपने इसको अगर डिस्टर्ब किया, मतलब अगर आपने इसको हिला दिया या इसको सेक कर दिया, तो ये जो नीचे सस्पेंडेड पार्टिकल है, यार एक बार प्रैक्टिकली सोचो कि जब आप हिलाते हो कोई भी चीज, अगर नीचे सेटल डाउन है, अब आप ऊपर से अगर कोई स्पून लेकर के उसको हिलाने की कोशिश करो मान लो, तो जब आप इसको मान लो हिला रहे हो या फिर आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे केस में ये फिर से जो नीचे सेटल डाउन पार्टिकल है फिर से पूरे में फैलने की कोशिश करेंगे और फिर से ये फैल जाएंगे ऐसे ऐसे। और फिर से अगर जैसे आप इसको थोड़ी देर में रख दोगे या फिर आप इसको अनडिस्टर्ब कर दोगे, अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, मतलब अनडिस्टर्ब इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हो, तो थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, जो इसके पार्टिकल का वेट है वो नीचे की तरफ बैठने लग जाएगा फिर से, तो फिर से सस्पेंड हो जाएगा। मैंने वही तो कह रहा हूँ, जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हो तो बार बार क्या करते हो, आप बार बार ब्रश को जब डालते हो अंदर की तरफ ना, तो ब्रश को डालने के बाद एक बार आप ब्रश से इसको हिलाने की कोशिश करते हो चारों तरफ, ताकि ये सही से मिक्स हो जाए, और फिर आप ब्रश को निकाल करके फिर आप इसमें व्हाइट वॉशिंग करना स्टार्ट कर देते हो। वो इसीलिए क्योंकि जब आपने नीचे बकेट रखी थी, ऐसी कंडीशन में वो जो आपका पार्टिकल था वो नीचे बैठ गया था, फिर जैसे आपने ब्रश डाला फिर से वो उसको आपने डिस्टर्ब किया और फिर से वो पूरा फैला, और क्योंकि आपको जरूरत है ना पार्टिकल्स के, आपने COH का होल प्राइस मिलाया क्यों, अगर आपको जरूरत ही नहीं होती तो। अगर वो नीचे बैठ जाए और पानी पानी ऊपर रह जाए तो क्या पानी से व्हाइट वॉश होगा क्या? इसीलिए मैं बोल रहा था कि उसका अगर उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो नीचे बैठ जाएगा, और आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर से 2 मिनट के लिए वो, मान लो 2 मिनट या जितने भी टाइम के लिए जो भी पार्टिकल होता है, ये अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो हर अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हर अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर उसमें फिर से फैल जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर, आ गई।
सर कुछ पूछना था सर, टर्म्स पूछ रहे थे सर, पूछूं? बोलो। सर जैसे जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जो नीचे जो अपना वाटर या सॉल्वेंट निकल जाता है सर, सर वो तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेट, जो ऊपर बच जाता है सर उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंट। फिल्ट्रेट और सेडिमेंट, देखो सेडिमेंटेशन तो वो तो यार एक अलग प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन वाला तो लिक्विड लिक्विड के लिए ही यूज होता है, लेकिन या फिर हम उसको यार एग्जैक्ट तो मेरे को अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड में। जैसे कि इसको बोल सकते हैं कि सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन भी लिखी है मॉड्यूल में। सेडिमेंटेशन तो अलग प्रोसेस ही है, मतलब उसमें तो सेडिमेंटेशन नहीं होगी, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो निकल जाता है वो तो फिल्ट्रेट हो गया, जो उसके ऊपर रह जाता है उसे क्या बोलते हैं सर? वो टर्म याद नहीं आ रहा। जो फिल्ट्रेशन करते वक्त यूज किया जाता है। हाँ क्या कह रहे हो सर? रेजिड्यू बोल सकते हैं। हाँ रेसिड्यू ही बोलते हैं सर, रेसिड्यू भी बोल सकते हैं, राइट। बाकी आ गया ये समझ में सस्पेंशन? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है। चलो ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में देख लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन पीछे भी आया होगा 8th वगैरह में भी, नहीं? यस सर आया था। क्या कैसा नहीं आया था। नहीं आया था सर अगर पार्टिकल का साइज 10 to the power -7 सेंटीमीटर से 10 to the power -5 सेंटीमीटर के होता है तो सर ये तो सामने ही लिखा है। सर जो कोलाइडल सॉल्यूशन की टर्म्स हो गए सर, ये तो टर्म्स हो गए सर। कोलाइडल सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल? सर मिल्क। सर जेली। सर और सामने से देख के ब्लड। सर सोप सॉल्यूशन। सर इंक। गम सॉल्यूशन लिक्विड। ठीक है, तो यार ये तो बहुत पहले बताया गया था कोलाइडल सॉल्यूशन वाले के बारे में। एक बार देखते हैं। A heterogeneous solution in which the particle size is in between 10 to power -7 centimeter to 10 to power -5 centimeter, such that the solute particle neither dissolved nor settled down in a solvent is called the colloidal solution. इसमें वो डिसॉल्व भी नहीं होगा और ना तो सेटल डाउन होगा। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो एज इट इज वो मेंटेन रहेगा। जैसे जेली वगैरह होता है, तो आप उसमें अगर जो भी आपका सॉल्वेंट होता है उसके अंदर सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, मतलब कि जो आपका सॉल्वेंट का पार्ट है उसके स्पेस में जाकर के सॉल्यूट बैठता भी नहीं है और उसमें सेटल डाउन भी नहीं होता है। मतलब पार्टिकल साइज थोड़ा सा स्टेबल रहता है। हाँ, मतलब पार्टिकल साइज थोड़ा सा छोटा होता है। और आप इसको कभी-कभी तो लोग इसको डेंसिटी से भी डिफाइन करते हैं कि किसी का वेट ज्यादा है, डेंसिटी से भी उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली डेंसिटी से मतलब बड़ी क्लासेस में की जाती है डिफिनीशन इसकी, मतलब 12th क्लास में भी आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो डेंसिटी वगैरह को तो बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो आपकी मतलब अभी है उसके अकॉर्डिंगली बस साइज पे ही डिपेंड करता है कि साइज थोड़ा सा और छोटा होगा और क्या बोलते साइज थोड़ा सा और छोटा होगा और वो सेटल डाउन नहीं होगा, मतलब आप उसमें डिसॉल्व भी नहीं कर सकते हो और सेटल डाउन भी नहीं होगा सोल्यूशन आपका। तो जो आपके पास सस्पेंशन था उसमें सेटल डाउन होता था और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें सेटल डाउन नहीं होता है। तो दो ये अलग अलग चीजें हैं, इनके बीच में डिफरेंस है। और जो उसका साइज होता था वो क्या होता था, मोर देन 10 to the power -5 सेंटीमीटर। 10 to the power अच्छा एक बात बताओ, 10 to the power -5 और 10 to the power -4 में 10 to the power -4 है, 10 to the power -5 और 10 to the power -7 है, तो वो क्या लगता है कि कौन सा साइज बड़ा है? सर 10 to the power -4 10 to the power -4 -4 वाला सर -4। तो इतना तो मतलब एज इट इज कॉमन सेंस है ना। तो जैसे मान लो 10 to the power -5 से अगर साइज बड़ा है, मतलब कि अब आपका मैंने एक कैटेगरी रखा 10 to the power -5 से ग्रेटर साइज, राइट, और एक मैंने रखा कैटेगरी 10 to the power -5 से 10 to the power -7 तक, राइट, ठीक है, और एक कैटेगरी मैंने रखी 10 to the power -5 से बड़ी, सर और एक 10 to the power -7 से छोटी, और एक मैंने 10 to the power -7 से बड़ी लेकिन 10 to the power -5 से ही। सही लिखा है ना या नहीं लिखा है?
एक्चुअली उल्टा लिखा है शायद। सर आपने उल्टा लिख दिया। यस सर आपने Yes, x sir. उल्टा लिख दिया। सर आपने 10⁻⁵ से सर छोटा सर आपको यस सर सर वो उल्टा लिखना था x इज क्या उल्टा लिखना था? सर वो आपने वो वहां पर सर यहाँ पर लिख दिया है x इज वो 10⁻⁵ स्मॉलर देन x। सर सही लिखा था। अरे यार सही लिखा था यार। यस सर सही लिखा था। 10⁻⁷ से 10⁻⁵ तक है बड़ा होता है। और जो आपका सस्पेंशन का साइज था वो 10⁻⁵ से, वो कहीं यहाँ पे लाई करता लंबा लाइन पे, यस राइट? सर तो वो 10⁻⁵ से भी बड़ा था, राइट? सर आपके यहाँ मिला दिया सर, देखा तो नहीं कोई बात नहीं है, होता है। तो 10⁻⁵ से मतलब छोटा होना चाहिए और 10⁻⁷ से बड़ा होना चाहिए, ऐसा साइज जो है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन का है। बस आपको इसमें डायमीटर वगैरह थोड़ा सा याद रखनी है और बहुत ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बस इतना करना है कि बस सॉल्यूशन में वो जो भी आपका सॉल्वेंट है उसमें आपका सोल्यूट डिसॉल्व ना हो, दूसरी बात उसमें वो सस्पेंड भी ना हो नीचे की तरफ, वो सेटल डाउन ना। सर इनकी प्रॉपर्टीज वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सर वो मतलब ट्रांसल्यूसेंट होता है। इंटरमीडिएट होती भैया है। बात कर लेते हैं, धीरे धीरे कर लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन की बात कर लेंगे, रुक जाओ जरा। तो अभी इन द कोलाइडल सोल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ कुछ और चीजें जो भी अभी रिटन डाउन है, अब देख लेना उसमें अपने मॉड्यूल में भी। अरे यार थोड़ी निकाल यार, मुश्किल से कर रहे हो यार। So in a colloidal solution, relatively large suspended particle are called the disappeared phase, and the solvent in which the colloidal particle are suspended is called the continuous phase or the dispersing medium। तो इसमें disperse phase और dispersing medium दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये भी colloidal solution के एक तरीके से अगर आपको बाद में रिप्रेजेंट करना होगा colloidal solution को डिफरेंट टाइप के, तो आपको dispersion medium और dispersion phase को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन की बात करोगे तो डिस्पर्सन मीडियम क्या है और डिस्पर्स फेज क्या है, वो दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है। कभी लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा और गैस डिस्पर्सन फेज हो जाएगी, कभी गैस डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, लिक्विड डिस्पर्सन फेज हो जाएगी। तो वो अलग अलग कंडीशन होगी और इस तरह के अलग अलग पार्टिकल भी पाए जाते हैं और उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इन अ कोलाइडल सोल्यूशन रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल आर कॉल्ड द dispersed phase, and the solvent in which the colloidal particle are suspended is called the continuous phase। अगर आपने कोई गम बनाया है और अगर गम आपने कभी घर पे राइस और वाटर का यूज करके आपने बनाया गम? नो सर नो सर सर आटे से बना, मतलब इतनी भी गेहूं के आटे से बनाया। नहीं, हम थोड़ा देसी आदमी हमने बनाया है। एक्चुअली होता क्या है कि आप वाटर में ना, अगर आप वाटर को गर्म कर दो थोड़ी देर के लिए और आप पक्का हुआ राइस डाल दो। एक बार हम थोड़ा गलती से, मेरे पास नहीं था वो मतलब गम नहीं था, तो मेरे को एक की जरूरत थी, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताई थी ये बात, पहले के जमाने में यही यूज किया जाता था। तो एक्चुअली इसमें आप अगर वाटर को गर्म कर दो और ऊपर से अगर आप जो पका हुआ राइस है इसमें डाल दो और उसको आप एक बार चलाओ और इसमें से डिसॉल्व होने दो उसको, थोड़ी देर बाद देखोगे ना वो जो सोल्यूशन अगर आप इसको बना ले गए ना, मतलब राइस के पार्टिकल टूट गए थोड़े थोड़े, इसमें टूटने का मतलब वो डिसॉल्व भी ना हो, सस्पेंड भी ना हो, बस इसमें तैरे हो, एक तरीके से पार्टिकल का साइज मेंटेन रहे, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे पार्टिकल बड़े बड़े हैं राइस के और कहीं पे छोटे छोटे, मतलब यूनिफॉर्मली एटलीस्ट वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है? तो हम ऐसे आप जब बन जाएगा ना तो वो एक अच्छी खासी गम की तरह से बिहेव करेगा। अब इसको करके देखना, करके और करेगा। राइस डालना है। कुछ लोग आटे का भी यूज करते हैं, अगर नए अभी तो हमने आटे से बनाया है। तो अब जैसे मान लो हमारे पास वाटर था और हमने इसमें राइस मिलाया, ठीक है? तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेज या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम? सर मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्सिंग मीडियम जो होगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये कहलाएगा डिस्पर्सिंग मीडियम। और हमने जो राइस मिलाया हुआ है इसको बनाने के लिए, एक कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, उसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका डिस्पर्स फेज के अंदर, मान लो कोई आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉलिड मटेरियल लिया हुआ है, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड मटेरियल आप ले लेते हो, जैसे मान लो आप आटा सान रहे होते हो, होता है ना ऐसा? तो जैसे आप आटा सान रहे होते हो तो उस वक्त सॉरी आटा वाटा तो ऐसे नहीं रखा जाता, मान लो ऐसे आपने थाली में रखा है, आटा सान रहे हो और आप इसमें सॉलिड स्टेट में ये है, मान लो पार्टिकल छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी आपने सॉलिड स्टेट में आपका आटा है या जो भी पार्टिकल है व्हीट के, वो सॉलिड स्टेट में, और आप वाटर ऊपर से मिला रहे हो थोड़ा सा इसको बस मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए।
ठीक है। तो अभी आपका जो डिस्पर्सिंग फेज डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम है बदल गया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। मीडियम वो आटा हो गया और वो तो अभी यहाँ पर सॉलिड एज सॉलिड पार्टिकल जो है वो एज ए डिस्पर्सिंग मीडियम बिहेव कर रहे हैं, और जो डिस्पर्स फेज की तरह बिहेव कर रहा है वो आपका लिक्विड पार्टिकल है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लिक्विड पार्टिकल ही एक डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, आपको वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो कन्वर्ट भी होंगे। आपको एग्जांपल आगे दूंगा मैं, तो आई डोंट थिंक किसी को समझ नहीं आया होगा। उत्कर्ष आ गया सर समझ में। उत्कर्ष गुगोरिया, व्हाट हैव यू अंडरस्टैंड टिल नाउ यार, कैन यू टेल मी? किसी को अगर कभी कभी बुलाए यार, उसके बाद अगर ना बता पाए तो समझ लो रोज नहीं बता पाएगा। तो यार अब इससे ज्यादा फिर गौरी गुप्ता, कैन यू टेल व्हाटएवर आई टोल्ड यू टिल नाउ? Yes, sir. Sir, you told the suspensions you told, the suspensions you told, and the colloidal solutions, the dispersing medium and dispersing phase. Atho, can you explain? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप क्या कह रहे थे? तो बोलूं मैं? हाँ सर देखिए, जो कोलाइडल अभी आपने बताया हमें, कोलाइडल सेक्शन, इसमें आपने हमें बताया जैसे कि जो भी पार्टिकल है वो आपका एक साइज के बीच में लाई होना चाहिए पहले इसे फुलफिल करने के लिए, वो है 10 to the power of -7 और 10 to the power of -5 के बीच में होना चाहिए। इसमें आपने बताया कि जब भी हम लोग किसी भी पार्टिकल को इसमें डालेंगे या किसी भी हमने डाला सॉल्यूट को, तो फिर क्या होता है, वो ना ही बैठता है ना ही वो सेटल डाउन होता है, और वो हमेशा अपने उसी स्टेट में रहता है जैसे हमने मिलाया होता है। और फिर आपने ये एग्जांपल ये कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि लिक्विड ही हमेशा आपका सॉल्वेंट रहेगा इसमें, कभी कभी जैसे फिर आपने एग्जांपल दिया, आपने आटे का बताया गूंदने का, जैसे आपने थाली में रखा फिर उसमें आपने पानी डाला, फिर जब पानी डाल के जब आपने चेक किया, फिर आप थोड़ी देर बाद पाओगे कि जो वो आटा है वो आपका मीडियम बना। ठीक है, तो भैया समझ में सबको आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? Sir, I have a question. गुड, बोलो। Sir, I have a question. हाँ बोलो बेटा। Sir, is milk also a colloidal solution? I'll be explaining each and everything. No problem. जब colloidal solution खत्म हो जाएगा तो एक डिस्पर्सिंग मीडियम और फेज वापस बताओ बेटा। यहाँ पर हमने लिया, आपको बताया कि बचपन में हमने लिया था लिक्विड, कोई भी वाटर सोल्यूशन लिया था, ठीक है, बट वाटर लिया था यार, अकेले वाटर एक सॉल्वेंट था हमारे पास। चलो ये फिर से दिखा देता हूँ, हमारे पास वाटर एक सॉल्वेंट था, हमने इसको बहुत बचपन में काम किया हुआ है। और जब वाटर को हमने लिया, ये ऐसे सॉल्वेंट था, हमने क्या किया, ऊपर से थोड़े राइस के पार्टिकल इसके अंदर डाल दिए, राइट? राइस में मतलब हमने मान लो एक कटोरी राइस हमने इसमें डाल दिया, और अच्छा खासा एक ग्लास ये वाटर था, और इसको हीट करता गया, मैं किसी बाउल में लेकर के इसको हीट करता गया, और ऊपर से मैंने चावल डाल दिया। थोड़ी देर बाद चावल के पार्टिकल्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, होंगे या नहीं? यस सर, हो जाएंगे। यस सर। अच्छा ब्रेक हो जाएंगे, अच्छा ब्रेक हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, ब्रेक होकर के उसके अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों तरफ, तो ना तो उसमें सेटल डाउन हुआ है और ना तो उसमें डिसॉल्व हुआ है, बस वो पार्टिकल उसके अलग है। मतलब सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस बहुत ज्यादा रुको यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ। Am I audible now? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा राइस डाला और इसके पार्टिकल टूट गए, मान लो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ना तो ये डिसॉल्व, ना तो ये नीचे की तरफ बैठा और ना तो ये इसमें डिसॉल्व हुआ। मतलब कि जो राइस है वो अलग है, जो सॉल्वेंट है वो अलग है। बेटा यही एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, और इस बात को ध्यान में रखना, हमेशा रखना। मान लो ये अगर इसमें है ना, अगर ये डिसॉल्व नहीं है और ये डिसॉल्व है, इसका मतलब ये होता है
कि सॉल्वेंट के जो स्पेस है, जो अगर ये प्योर सोल्यूशन है ना, तो सॉल्वेंट का जो स्पेस था ना, सॉल्वेंट के स्पेस में सोल्यूट जाके बैठ गए हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे घर में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे, 1 महीने बाद देख लेंगे, तो प्लीज यार समझ लिया करो ऐसे यार, बाद में पूछने पे आता ज्यादा कुछ नहीं है यार, तो सही से समझ लिया करो। 2-4 बच्चों के चक्कर में मत पड़ो यार, किसी को आता है उसके बाद आप क्लास स्किप करवा देते हो, तो समझ जाया करो। और नहीं आता तो फिर बता दिया करो मेरे को यार, ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें अगर डालेंगे हम, उसके बाद अगर इसके बीच में जा रहा है ना, मतलब जो सोल्यूट के सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, अगर उसके अंदर सोल्यूट जा रहे हैं, या जो स्पेस है उसके अंदर सोल्यूट जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो इसके अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व है या उसके अंदर वो मिक्स है, तो इसको एक प्रॉपर सोल्यूशन बोल सकते हैं। और इसको माइक्रोस्कोपी तक से भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन इसमें सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, या अलग है या नहीं है, हम उसको नहीं बता सकते हैं ऑब्वियसली, अगर ये प्योर सोल्यूशन है। लेकिन अगर ये हमारे पास जैसे कोलाइडल सोल्यूशन है, अब यहाँ पर हमने चावल मिलाया और उसके बाद हमने इसको हीट कर दिया, अब इसके पार्टिकल मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए इधर उधर, और ये सस्पेंड भी नहीं हुआ नीचे की तरफ, और इसके पार्टिकल्स अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल अलग हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हैं। पर अभी जो हमारे पास हमने ऊपर से राइस मिलाया था ना थोड़े से अमाउंट में, वो क्या था हमारा डिस्पर्सिंग फेज था, और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब माध्यम, जिसके माध्यम से उसको डिसॉल्व किया गया, जिसकी वजह से वो आज डिसॉल्व हो पा रहा है, उसे बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। सर क्या बोलो सर हमें सर सिंपल राइस मिलाने हैं ना, मतलब बिना हीट किए हुए पहले से। क्या बताया तुमको, हीट करके मिलाना है। और मैं यही केवल राइस अकेले का ही नहीं बोल रहा, मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जो भी एग्जांपल लो जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, जो सॉल्वेंट की तरह से बिहेव कर रहा है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है, और जो यार सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है डिस्पर्सिंग फेज है यार, उसमें क्या बार बार दिक्कत हो रही है तुम्हें? सर वो पूछ रहा है सर पके हुए चावल लेने की कच्ची चावल ले लेने? पके हुए चावल लेने। सर वो एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करेगा। अच्छा है, करना चाहिए, केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल से आती है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम एग्जांपल है तो कोलाइडल की बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स है आपको राइट साइड में दिए भी गए हैं, और कुछ वॉलंटियर्स ने क्वेश्चन भी पूछे थे, तो मैं बता रहा हूँ। ब्लड भी एक एग्जांपल है, मिल्क भी एक एग्जांपल है, और राइटिंग इंक भी एक एग्जांपल है। बहुत ज्यादा अगर मिल्क के बारे में क्या क्या जानना है, मिल्क किससे बना होता है, मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, जानवरों में कैसे मिलता है, तो फिर मैम से बात करना बायो वाली। लेकिन मैं बता, ब्लड के बारे में बहुत अंदर तक जानना है, हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत अच्छे से, तो मैम से एक बार जरूर बात करना। बाकी ये सारे के सारे कोलाइडल सोल्यूशन है। राइटिंग इंक भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है, जेली भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन एक कोलाइडल सोल्यूशन है, गम सोल्यूशन भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। इसमें जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे एक कोलाइडल सोल्यूशन है, राइट? यस सर। हाँ, एक बार आप देख लेना, जो जो आएगा मैं बीच में बताता जाऊंगा। अभी लास्ट में भी डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम को डिस्कस करना है, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज को। उसमें मैं कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको, और काफी कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी अगर आपको तुरंत जानना है तो मैम से जरूर बात करना। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। एक बार अगर कोई पढ़ सकता है और समझा सकता है तो दे कैन, अदरवाइज आई विल जस्ट रिपीट इट। कोई बोल सकता है तो बोल दे अभी। सर मैं सर हाँ, कैसे बोलो, समझाना है सर? बोलो, अपने मन से कि अपने मन से जो तुम्हें लग रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर यू कैन सर एक्सप्लेन। सबसे पहला कैरेक्टर तो उसका साइज ही हो गया सर, जिस साइज के बीच में वो लाई करेगा 10 to the power -5 to 10 to the power -7। सर फिर हो गया कि वो स्टेबल है, क्योंकि अगर वो सेटल डाउन भी नहीं होता। सर वो थर्ड है कि वो अपना मीडियम अगर सर अगर उसे फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया जाए ना, तो सर वो कुछ रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता। और सर इससे हमें पता चलता है कि या तो वो ट्रांसपेरेंट है या वो ट्रांसलूसेंट है, वरना वो रेसिड्यू छोड़ता कुछ ना कुछ तो। और सर इतना ही पता है मुझे। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर विजिबल अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले वाला मैंने बता ही दिया है, 10 to the -7 से 10 to the -5 तक के बीच में लाई करेगा। दूसरा वाला है पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर विजिबल अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। डू नॉट सेटल डाउन। Wait, second point. The particle of the colloidal solution are visible under a powerful माइक्रोस्कोप। एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है, और जबकि सॉल्यूशन, एक प्योर सॉल्यूशन के पार्टिकल को पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आपको कोई पूछ ले एक छोटा सा डिफरेंस, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर उनको पैसेज ऑफ टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर उनको छोड़ दिया जाए, तो वो या फिर जो मैंने बोला था अनडिस्टर्ब्ड उनको छोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे कि वो सेटल डाउन नहीं होंगे।
द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर, उनको फिल्टर पेपर से इजीली पास किया जा सकता है क्योंकि उनका पार्टिकल साइज छोटा होता है। द कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेटेरोजेनस इन नेचर, वो हेटेरोजेनस होते हैं, अगर वो होमोजेनस होते हैं तो ऑब्वियसली वो मिक्स्ड होते हैं। द कोलाइडल सॉल्यूशन आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसलूसेंट इन नेचर, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं लेकिन ट्रांसलूसेंट होते हैं। और बाकी यू कैन सी द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्ड लाइट, जब उसमें से आप डालते हो लाइट को तो वो थोड़ा सा स्कैटर कर जाती है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इस प्रोसेस को टेंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, आगे बढ़ाएंगे हम, आगे बात करेंगे। सो आप देख सकते हो, when a strong beam of light is passed through the colloidal solution, the path of the beam become visible. यार किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ अभी। Sir, can you repeat second? Sir, can you tell what is translucent? I'll repeat it. Second point है, second point क्या है? The particle of the colloidal solution are visible under a powerful microscope. Under the तो पावरफुल माइक्रोस्कोप में इसको विजिबल किया जा सकता है, मतलब दिखाया जा सकता है। और हमारे पास जो सोल्यूशन था या जो हमारे पास प्योर सोल्यूशन होता है, जैसे शुगर और वाटर का अगर मैं एक होमोजेनियस प्योर सोल्यूशन बनाऊं तो वो वाला सोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम सोल्यूट के पार्टिकल को सोल्यूशन से अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, मैंने स्टार्ट में यही बोला था। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी, अगर आपको पता नहीं है तो जान जाना। सर अब तो बहुत समझ में आ गया। सर वो लाइट पार्टली पास होती है उसमें से, सिंपल सा। हाँ। उसके बाद लास्ट पॉइंट भी बता दिया आप, मेरे को नहीं था कोई पॉइंट बचा इसमें, सारे हो गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। So Tyndall effect is a phenomenon in which the particle in the colloidal scatter the beams of light that are directed at them. So actually जब हम डालते हैं ना colloidal solution के अंदर से light को, तो वो scatter कर जाती है, मतलब वो फैल जाती है। और this effect is exhibited by all colloidal solution and some very fine suspension, और कुछ बहुत छोटे से सस्पेंशन, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल अगर सस्पेंशन के हो या सस्पेंशन कोई बहुत पतला हो तो ऐसी कंडीशन में उसमें भी स्कैटर कर सकती है। तो देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई if a given solution is a colloidal. So the intensity of a scattered light depends on the density of the colloidal particle as well as the frequency of the incident light. मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब उसके पास जो एक तरीके की एनर्जी है, मतलब जो भेजने की या क्रॉस करने की क्षमता है, एक तो उस पे डिपेंड करती है। दूसरी बात उसकी डेंसिटी क्या, डेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अगर पार्टिकुलर वॉल्यूम में अगर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वो पास करने नहीं देंगे अच्छे से, लेकिन अगर कम नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होंगे तो वो ज्यादा पास करने देंगे थोड़ा सा। मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो स्कैटर ज्यादा करेंगे और अगर कम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो स्कैटर कम करेंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। सर एक बार फिर यार अगर महीने में एक दिन में अगर मॉड्यूल से पढ़ा दूं और मैं थ्योरी बता दूं, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए यार। देखो सर ये पार्ट तो सर थ्योरी का है सर, ऐसे वाला तो बता देता हूँ। देखो अगर मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यार ज्यादा हैं कहीं कहीं पे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कम है, ठीक है, अभी पास कर रहे हैं। अभी अगर डेंसिटी इसके पास डेंसिटी कम है और इसके पास डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो यार ज्यादा स्कैटर करेगा ना, क्योंकि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उसमें चीजें, रिफ्लेक्शन से ही तो होती है यार। क्लास में ऑप्टिक्स वगैरह हो गया क्या, लाइट वगैरह? यस सर पढ़ा था सर 8 क्लास में वो पढ़ा था लाइट का। इस बार हो गया क्या लाइट वगैरह? नो सर अब ये वाला जो हाई लेवल ऑप्टिक्स है ना, वो अभी हमारा नहीं आया। मतलब है इसी 9th में ही है ना इसका ये लाइट वेट है कि नहीं? नहीं है सर, 10th में है। 9th में नहीं है। कोई नहीं सर, मैंने तो पढ़ा है क्लास 10। फिर वैसे 8th में पूरा हो गया था लाइट पे। तो बेटे स्कैटरिंग मतलब तभी तो होगी ना जब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल बीच में, यार जब रोकने वाले लोग ज्यादा होंगे तभी तो वो दूर भगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं एक ही सेंटर पे, और यहाँ पर कम नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये कुछ लाइन तो ऐसी होंगी जो डायरेक्टली पास भी कर सकती है यहाँ पे, और कुछ लाइट रदरफोर्ड वगैरह मॉडल वगैरह पढ़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। यस सर पढ़ा है सर, कुछ तो पूरी पास कर जाएंगी
और जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होंगे वहां पर तो वो टकरा के वो सर वो अल्फा पार्टिकल वाला, ऑब्वियसली तो वो टकरा करके वो थोड़ा स्कैटर करने की कोशिश करेंगे जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, लेकिन जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर वो पास करने की कोशिश करेंगे। अरे यार अल्फा पार्टिकल भी वैसा ही कुछ था, आप अगर देखो ना वहां पर सेंटर पे जो न्यूक्लियस था ना उसके न्यूक्लियस के पास ज्यादा था तो वो ज्यादा पास करता था, तो बाहर से ज्यादा वो निकल जाता था। तो जहां पे डेंसिटी कम होगी वो पास कर जाएगा। यार घर पे करके देख लेना यार, एक कोई करके देख लेगा, अगर कोई होल है उसके बीच से अगर लाइट पास करनी है, टॉर्च पास करनी है, अब अगर उसके बीच में कोई चीज प्रेजेंट है, अगर मान लो ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में कुछ प्रेजेंट है, मान लो कुछ बीच में रखा हुआ है, अगर उसका अगर वेट छोटा है, अगर लाइट वेटेड है और थोड़ी सी चीज है तो वो कम स्कैटर कर पाएगी चीज को। और अगर वो पूरा अगर मान लो बड़ा सा पार्टिकल रास्ते में है तो ऑब्वियसली लाइट को ज्यादा स्कैटर करेगी ना। तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं है सर। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। नो सर कोई दिक्कत नहीं। मोहित अग्रवाल, यार प्लीज ऑन योर वीडियो, एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो यार। हाँ मोहित अग्रवाल, व्हाट हैव यू अंडरस्टैंड टिल नाउ? व्हाट्स इट? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब समझ आया? वॉइस नहीं आ रही है यार? नो सर आ रही है क्लियर। नो सर एकदम बीच में कट रही है भैया। उस वक्त क्यों नहीं बोला जब बता रहे थे? तो अभी तो कट नहीं रही सर, अभी तो नहीं सर नहीं कट रही है, सब समझ में आ रहा है। नहीं सर आपने सवाल पूछ लिया, कट रही है। आदमी हो यार। ऋषभ जैन कौन है? सर टिंडल इफेक्ट फिर से समझा देंगे? समझा मैं? एक मिनट, ऋषभ जैन। यस सर, टिंडल भैया इफेक्ट। बताओ क्या बताया हमने टिंडल इफेक्ट में, क्या होता है टिंडल इफेक्ट? सर जब सर ये कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर कोई लाइट को हम वॉइस नहीं आ रही मैं है? बताऊं सर सॉरी सर कॉल आ गया था सर वो स्कैटर्ड हो ठीक जाएगी। है, कॉल इंपॉर्टेंट है। हाँ कर लो बात करो। और कोई? सर मैं बताऊं दिव्यांशु? हाँ बताओ सर। इसमें टिंडल इफेक्ट में हमने ये देखा कि मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जब हम एक सॉल्यूशन में किसी पार्टिकल्स को रखेंगे तो उनकी वो क्षमता जब वो लाइट को स्कैटर कर दें, जितना ज्यादा स्कैटर करेंगे उतना ही अच्छा। मतलब इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, जितने कम पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा कम स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। और कम पार्टिकल और ज्यादा पार्टिकल का मतलब डेंसिटी से मैंने बोला था। डेंसिटी। हाँ। तो सर जब और कुछ जगह तो ऐसा भी होगा कि जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम होगी तो वहां से लाइट रेज सीधी निकल जाएंगी, मतलब बिना कोई रिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएगी। नहीं मैंने ये बोला कि मतलब किसी ने बोला कि डेंसिटी से मतलब क्या था, मैंने समझाया कि जहां पे डेंसिटी कम होगी वहां पे ऐसा निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि किसी एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर उसी में आप बात कर रहे हो कि उसी में कहीं पे सीधे निकलेगी कहीं पे कम निकलेगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही। यस सर, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली होते हैं। लेकिन अब मान लो अगर कहीं पे अगर ऐसा है कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डेंसिटी कम है तो ऐसी कंडीशन में स्कैटरिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल रास्ते में ज्यादा आ रहे हैं तो स्कैटरिंग के चांसेस ज्यादा है। इज इट राइट और नॉट? मतलब सर जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा स्कैटर ज्यादा। वो तो सर सिंपल है ना सर। अगर मेन रोड पे 10-12 सर अगर मेन रोड पे कर्फ्यू होगी तो अपन घूम के ही तो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस। कोई दिक्कत? हाँ कोई पूछ रहा था टिंडल इफेक्ट समझ में आया बेटा? सर एक बार आप फिर से बता दीजिए। The Tyndall effect is a phenomenon in which the particle in a colloid scatter the beam of light that are directed at them. तो अगर टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है? अगर मान लो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पे हम बीम को डालें, लाइट की बीम को डालें, तो ये लाइट की बीम को स्कैटर करता है, मतलब उसको ये फैलाने की कोशिश करता है। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो ऑब्वियसली आप मॉड्यूल में देख पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन के अंदर से जब जाता है तो ये क्या करता है, उसको थोड़ा सा मतलब जब भी आप क्रॉस करोगे तो थोड़ा सा ये फैला देगा, मतलब उसको थोड़ा अपने पाथ से डेविएट कर देगा। तो डेविएट करने का रीजन ये है कि जो पार्टिकल है उसके रास्ते में वो कहीं ना कहीं उसकी जो पास करने की क्षमता है या क्रॉस करने की कैपेबिलिटी है उसको वो कम करते हैं, उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं हो पाता ठीक से और वो स्कैटर कर जाता है। इज इट राइट और नॉट? यस सर। उसके लिए हमने बताया दिस इफेक्ट इज एक्सिबिटेड बाय ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन। सारे कोलाइडल सॉल्यूशन से ये प्रोसेस होता है और कुछ फाइन सस्पेंशन होते हैं। फाइन सस्पेंशन का मतलब मैंने अभी बोला था आपको, क्योंकि सस्पेंशन का जो पार्टिकल था वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। बड़ा था। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ फाइन सस्पेंशन
जो मतलब कोलॉइडल सोल्यूशन जैसे हो। फाइन सस्पेंशन का मतलब वही हुआ कि वो कोलॉइडल सोल्यूशन जैसे बिहेव करे, तो वैसे कुछ सस्पेंशन में से भी जब आप पास करोगे तो वो स्कैटर करने की कैपेबिलिटी रखेगा। उसके बाद क्योंकि भैया अगर आप सस्पेंशन को रखोगे, मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बाल्टी में या बकेट में कुछ भी आपने लिया, एक लिक्विड लिया और उसमें मान लो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया या कुछ भी आपने डाला जो जिसमें की सस्पेंड होने की क्वालिटी है, सस्पेंशन की क्वालिटी है, तो आप जब उसमें से पास करोगे ना, तो आपको मैं बताऊं तो वहां पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं होगा आपका पार्टिकल। वो नीचे जाके 2 मिनट के लिए आप अनडिस्टर्ब करोगे, वो जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो फिर वहां पे हम तो वहां पर तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली आपको स्कैटरिंग ठीक तरीके से समझ में भी नहीं आएगी और आप उसमें जज भी नहीं कर सकते हो चीज को। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो कुछ फाइन पार्टिकल्स होंगे जिनमें मतलब नीचे ड्रॉप करने की या फिर नीचे सेटल डाउन होने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, ऐसे पार्टिकल में भी हम इस सेम क्वालिटी को देख सकते हैं, राइट? सर चॉक पाउडर के पार्टिकल्स में भी दिख जाता है सर ये टिंडल इफेक्ट। बेटा चॉक पाउडर भी एक कैल्शियम का ही एक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद है, मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड। भैया इंटेंसिटी क्या होती है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर उसकी क्षमता से मैं क्या समझते हो? मतलब एक लाइट को पास करने की क्षमता मतलब सर मतलब वो किस इंटेंसिटी से लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है सर, मतलब कितनी क्षमता के साथ लाइट को अपोज कर सकता है। नहीं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, हाँ सही बात है। Intensity of scattered light depends on the density of the colloidal particle or well as the frequency of the incident light। तो क्या क्षमता है उसको स्कैटर करने की, वो एक तो पहली बात तो डिपेंड करेगा कि क्या सामने डेंसिटी है कोलॉइडल सॉल्यूशन की। दूसरी बात, जो हमारी लाइट आ रही है उसके पास क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसके पास फ्रीक्वेंसी का एक मीनिंग आप समझ लो एनर्जी से भी हो सकता है कि क्या उसके पास भेजने की या फिर क्या उसके पास अंदर घुसने की क्षमता है। देख तो वो उसकी पर्सनल इंटेंसिटी जो हमारे पास लाइट आ रही है उसकी, और दूसरी बात जो सामने डेंसिटी रखी हुई है। बेटा किसी को ऐसा तो नहीं समझ नहीं आया? सर आप इंटेंसिटी सिर्फ बताइए सर फिर से। इंटेंसिटी ऑफ, या इंटेंसिटी का मतलब भी है वही, इंटेंसिटी का मतलब होता है क्षमता। मतलब इंटेंसिटी ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, मतलब जो इंटेंसिटी होगी ना स्कैटर्ड लाइट की, जो मतलब स्कैटरिंग करने की जो क्षमता होगी वो दो बातों पर डिपेंड करेगी। पहला तो सामने कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर स्कैटरिंग ज्यादा होनी चाहिए ऑब्वियसली, और अगर वो उसकी डेंसिटी कम है तो मतलब स्कैटरिंग उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लो हमारे पास जो लाइट आ रही है उसके पास ही कुछ खुद की फ्रीक्वेंसी नहीं है, खुद की एनर्जी नहीं है, तो उसके पास कितना स्कैटरिंग होगा यार। अगर खुद की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो भेजने की क्षमता ज्यादा होती है। अरे यार कोई बॉल आप सामने की तरफ फेंक रहे हो, अब मान लो आपने मान लो यहाँ पर आप फेंक रहे हो, यहाँ से आपको मारना है बॉल को, मान लो आप इधर से बॉल को फेंके दे रहे हो, मान लो बहुत बॉल्स आपने लगातार फेंकी है और आपने अगर 2-4 बॉलें बहुत तेज फेंकी तो ये जैसे टकराएगी बाहर की तरफ भागेगी, टकराएगी बाहर की तरफ जाएगी, टकराएगी बाहर की तरफ जाएगी। हाँ, और अगर आपने मान लो अगर बॉल की स्पीड ही कम रखी है यहाँ पर, तो वो टकराएगी तो मान लो कभी कभी टकराई ही नहीं, या कभी कभी टकराई तो नीचे रह गई। तो मतलब इसकी जो पावर है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो आप बॉल फेंक रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उस पर डिपेंड करती है। मेरे पास समझ रहे हो, एनर्जी जो बॉल के पास है यार। ये समझ में आया? अनुराग समझ में आया? यस सर। आगे क्या समझ में आया? सर आपने ये बताया कि मतलब जैसे अपने पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मान लो मिल्क है, तो अपन ने मान लो अपन ने एक लाइट मतलब अपने एक लाइट पास करी, अपन ने एक मान लो टॉर्च ले ली। तो सर अगर जो टॉर्च की अगर जो मतलब अगर फ्रिक्वेंसी उसकी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा तेज आ रही है, वो उसकी मतलब वो ज्यादा तीव्रता से आ रही है, तो मतलब वो जो लाइट को ज्यादा अच्छे से स्कैटर करेगी। और सर आपने ये भी बताया कि जैसे मतलब अगर जो डेंसिटी है वो मतलब जैसे मिल्क की जो डेंसिटी मतलब एक पार्टिकल वॉल्यूम में पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो फिर मतलब तो भी वो अपनी जो मतलब जो लाइट होगी वो भी स्कैटर ज्यादा होगी, क्योंकि फिर वो पार्टिकल्स टकराएंगे और वो मतलब लाइट टकराएगी और वो लाइट अपनी स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे लिखा गया है when a beam of light pass through a colloidal solution, the colloidal particle present in the solution do not allow the beam
तो कंप्लीटली पास हुआ। हमने डेंसिटी में ये चीज डिस्कस कर ली है। जो उसके पास अभी उसके पास जो पार्टिकल मौजूद होंगे वो उसको कंप्लीटली बाहर की तरफ पास करने नहीं देंगे। मैंने ये तक भी बता दिया आपको, जो रदरफोर्ड वाला मॉडल है उसके अकॉर्डिंग स्कैटर कर देंगे उसको, स्कैटर कर देंगे। तो द लाइट कोलाइड्स विद द कोलाइडल पार्टिकल एंड इट्स स्कैटर्ड, और जो लाइट होगी वो हमारे कोलाइडल पार्टिकल से टकराएगी और स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। और कुछ अपना ट्रैजेक्टरी वगैरह बनाएगी, जो भी बनाएगी वो लाइट वाले सर बताएंगे, इतनी बनाएगी। उसके बाद दिस स्कैटरिंग मेक्स द पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल एज इलस्ट्रेटेबल। आपको दिखाया भी गया फिगर में, तो आप फिगर में देख भी लेना कि इसके पास जब पास कर रही है तो वो अपने पास से डेविएट हो रही है। उसके बाद है जनरली द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन कंपेयर्ड टू द लाइट रेड लाइट। अच्छा, ब्लू लाइट जो होती है उसके पास स्कैटरिंग ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वेवलेंथ उसके पास स्मॉलर होती है। और आपको बता दूं एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पर एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = hc by lambda। जो आपके पास फॉर्मूला होता है E = hc डिवाइड बाय लैम्डा। ये होता है प्लांक कांस्टेंट, ये होता है लाइट मतलब लाइट की स्पीड, इसको 3 × 10⁸ होता है, और ये अपना प्लांक कांस्टेंट होता है, और ये अपनी वेवलेंथ है। तो अगर वेवलेंथ की वैल्यू छोटी होती है तो एनर्जी इसके पास ज्यादा होती है, राइट। तो क्योंकि आपके पास जो ब्लू लाइट है उसके पास वेवलेंथ छोटी होती है, जिसकी वजह से उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए जो ब्लू लाइट होती है उसके पास स्कैटरिंग ज्यादा आती है या स्कैटरिंग ज्यादा आती है। उसके बाद जो फैलने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। सर व्हाइट की ज्यादा होती है या ब्लू की? क्या सब व्हाइट की स्टेट ज्यादा होती है कि ब्लू की? जनरली इनका डिसाइडेड है, वो भी बुके और व्हाइट की तो बात ही नहीं तो करते सबका हैं। मिक्सचर होता है ना, व्हाइट तो मिक्सचर होता है, इसकी जनरली डिसाइडेड है। तो ये होती है। हाँ सर ये 8th में पढ़ा था। ये फॉर्मेट है सर विबग्योर। पहली बार कोई चीज मिली जो 8th में पढ़ी। सही है। चमत्कार हो गया। Sumit Singh, have you understand each and everything? Can you explain in 1 minute, please? And I have no time. Can you explain? यस सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। 1 मिनट में तो नहीं हो पाएगा सर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। बताओ सर। आपने अभी सर टिंडल इफेक्ट बताया सर, उसमें सर आपने ये बताया हमने दो कंटेनर लिए, उसमें हमने एक में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, और एक में कम है। तो जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, अगर उसमें हम उसमें से अगर लाइट पास करते हैं तो सर उसमें से सर और अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है और दूसरे वाले की कम है तो सर जो पहले वाला है सर उसमें से सर लाइट सर आसानी से स्कैटर हो जाएगी सर, यानी कि ज्यादा फैलेगी। और सर जो कम वाला है सर उसमें लाइट स्कैटर कम होगी, लेकिन सर उसमें से जल्दी पास हो जाएगी सर। और सर मैंने इतना ही समझा। वेवलेंथ एक्सप्लेन करेगा, वेवलेंथ एक्सप्लेन करेगा कोई? सर मैं एक्सप्लेन करूं? बोलो सर। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो सर जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा छोटी होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जब हम विबग्योर देखेंगे तो ब्लू की जो वेवलेंथ है कंपेयर टू रेड, ऑरेंज या येलो वो बहुत कम है, इसलिए उसकी एनर्जी भी ज्यादा है और वो ज्यादा स्कैटर होती है। चलो ठीक है, फिर एक बार देख सर लेते हैं। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूर तक विजिबल होगा। सर आप इंटेंसिटी सर फिर से बता दीजिए सर एक बार, सर थोड़ा डाउट है। इंटेंसिटी सर वही बात सर, मीनिंग होता है क्षमता यार। अब किसी कोई लाइट, अब बचपन में खरीदे लाइट, हमने 10 रुपए की लाइट खरीदी तो क्षमता कम है। अब अगर हमने 70 रुपए की लाइट खरीदी तो उसकी क्षमता ज्यादा है यार। और उसमें क्या मैं बताऊं सर एक एग्जांपल? सर आपने मेरा एक डाउट सर आप एक क्रिकेट बॉल लो, क्रिकेट बॉल को एक दीवार पे पहले धीरे से मारो और फिर उसको जोर से मारो, समझा किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? सर हम पे जिस प्रभाव से पड़ेगा उससे पता चल जाएगा। क्या पड़ेगा सर? वो वापस आएगा ना, हम पे पड़ेगी ना सर, उतनी जोर से पता लगा लेना कि कितनी इंटेंसिटी। सर ये चलो ठीक है, एक बार इसके वो जॉन टिंडल वगैरह देख लेना, अगर कोई दिक्कत है मेरे को बताना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ट्राई करेंगे कि अभी एक आध क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ऐसे, और आगे क्वेश्चन वगैरह। और आपको एक बार पेज नंबर 24 खोलना। पेज नंबर 24 पे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, उस दोनों मैंने करवा दिए हैं पहले ही।
और उसको मैंने करवाया नहीं एक्चुअली ये Yes, क्वेश्चन, sir. लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए सर हैं। आपने बता दिया था। सर आपने करवाया। तो आप एक बार देख लेना अगर ऐसे क्वेश्चंस, और जो आईएसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मोलरिटी वगैरह के लेक्चर मिल जाएंगे, तो उनको फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां भी मिल सर जाएगा। सर वो केमिकल इक्वेशन, सर वो केमिकल इक्वेशन का लेक्चर, सर वो आपने डाला लेक्चर 14, सर वही देखना है। सर वो लेक्चर 14 एक मोल कॉन्सेप्ट का डाला है। नहीं, दैट इज नॉट अवर लेक्चर एक्चुअली। वो आपको जो भी आपको आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा सेकंड क्लासेस में, आपको वही देखना है। ओके सर। थैंक यू सर, Sir, बाय सर, thank हैव you, अ गुड sir. डे सर। Thank you, sir. Sir. Bye. हाँ, Thank बोलो। you. Thank you, sir. बोलो। मीटिंग। Thank you, sir. सर हाँ बोलो। सर ऐसा क्यों होता है कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है रेड से? बात करते हैं, मेरे को फोन करना शाम को, बात करते हैं। ठीक है। सर